आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री के इस नए चैप्टर में न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इस चैप्टर में हम लोग नए नए राजाओं की कहानियाँ और उनके रूलिंग एरिया या उनके किंगडम या उनके साम्राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें इस कहानियों में हम लोग नए नए राजाओं के उत्थान और उनके पतन के बारे में पढ़ेंगे, उनके वंशजों के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो भारत के इतिहास में अर्ली मिडाइवल पीरियड के अगर बात करते हैं तो अर्ली मिडाइवल पीरियड्स में हम इसके पहले की अगर बातों को साथ में लेकर के चलते हैं तो पहले अर्ली मिडाइवल पीरियड से पहले भी भारत में अलग अलग राजवंश या राजाओं का अपना पराक्रम रहा और उनके साम्राज्य स्थापित हुए। जैसे कि मौर्य डायनेस्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के बारे में और मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं, जो अर्ली मिडाइवल पीरियड्स की पहले की घटनाएं हैं। इनमें भी बहुत सारे ग्रेट किंग्स हुए हैं और उनके किंगडम्स हुए हैं जिन्होंने रूलिंग एरियाज में और इंडिया में रूल किए हैं। आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी इन नॉर्थ, नए नए राजवंशों का उत्थान या नए नए राजवंशों का उत्कर्ष। इस नए नए राजवंशों के उत्कर्ष के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इसमें अर्ली मिडाइवल पीरियड्स में राजा हर्षवर्धन नाम के राजा हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु के बाद छोटे छोटे राजवंशों में भारत बढ़ता चला गया और छोटे छोटे प्रशासक या राजा का उत्थान होता चला गया। इसी क्रम में राजा हर्षवर्धन के जो राजधानी थी कन्नौज गंगा और यमुना के तटीय क्षेत्रों में जो भी लोग रहा करते थे और उस तटीय क्षेत्रों का ही एक छोटा सा भाग जो राजा हर्षवर्धन के रीजन में हुआ करता था, उसमें वो अपना राज्य क्या करते थे। लेकिन मृत्यु के पश्चात, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उस रीजन्स को, क्योंकि वह रीजन काफ़ी फर्टाइल लैंड के रूप में माना जाता था, फर्टाइल एरिया के रूप में माना जाता था, वह एक विकसित क्षेत्र भी हुआ करता था, उस क्षेत्रों पे अधिकार प्राप्त करने के लिए ट्रिपार्टिट स्ट्रगल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेशन में बताया था। इसमें अलग अलग डायनेस्टी, जिसमें प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पालास, ये तीनों की तीनों डायनेस्टीज ने उसको अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए, उसको अपने अधीन करने के लिए तीनों का संयुक्त युद्ध हुए, जिसे ट्रिपार्टिट स्ट्रगल्स के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर मैं बात कर देता हूँ तो इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी इन इंडिया, तो ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के बाद भारत में राजपूत का उत्थान कैसे हुआ, राजपूत राजवंश का किस प्रकार से जन्म हुआ, इसकी कहानी को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर राजपूत के बारे में बात करूं तो राजपूत राजवंश का किस प्रकार से उत्थान हुआ, इसके बारे में एग्जैक्ट किसी भी बातों को लेकर के कहना और उसे सत्य सिद्ध करना, यह अभी इतिहास में कोई भी निश्चित नहीं किया गया। हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यह देखा जाता है कि राजा परशुराम के कई एक बार भारत में राजा परशुराम के क्षत्रियों के विनाश के बाद भारत से क्षत्रिय कुल का सर्वनाश हो चुका था और अंगी कुल राजपूत उन्हीं राजपूत में से कुछ एक जाने जाते हैं जो छूटे हुए कुछ एक राजवंशों से उनका उत्थान हुआ है, वह एक वैरियर के रूप में अपने आप को पुनः स्थापित किए थे। जैसे कि परमार ये डायनेस्टी, परिहार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी, इन चार डायनेस्टीज के बारे में, चार राजवंशों के बारे में इतिहास में अंगी कुल राजपूत के नाम से इनको बताया गया है कि अंगी कुल राजपूत के रूप में परशुराम के संहार के बाद, राजपूतों के विनाश के बाद इस चार राजपूत राजवंशों का उत्थान हुआ, जो सीमित मात्रा में अपने आप को भारत में अंगी कुल राजपूत के रूप में स्थापित करने में सफल हुए थे और इसी से राजपूत का भारत में जन्म। फॉरेन ट्राइब्स, जैसा कि आपको मालूम है, फॉरेन ट्राइब्स वैसी ट्राइब्स या वैसी जनजातियां जो विदेशों से आई और आ करके भारतीय
साम्राज्य में या भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति के लोगों के साथ मिलजुल करके रहने लगी और अपने आप को एक योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया यहाँ पर, या अपने आप को योद्धा के रूप में विकसित करना शुरू किया। उसी योद्धाओं से या उसी ट्राइब्स से हमारे यहाँ फॉरेन ट्राइब्स के कुछ राजपूती राजवंश का विकास हुआ, जिसमें से द हून्स, द सक्स एंड द गुर्जरास के रूप में इन्होंने अपने आप को एक राजपूत के रूप में अपने आप को भारत में स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा कि अन्य सोर्सेज से अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट तरह की कहानियां राजपूत के बारे में बताई गई है। उसी कहानियों में एक माना जाता है कि गोंडवाना प्रदेश की जो जनजातियां थी, जैसो कि रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा के साथ हुआ, और उस कुल से उस के राजवंश से जो भी व्यक्तियों का या जो भी समाज का उत्थान हुआ गोंडवाना प्रदेश से रानी दुर्गावती के जो राजवंश हुए वो एक वैरियर्स के रूप में हुए, और उन्होंने अपने आप को बाद में चल करके राजपूत के रूप में शो ऑफ किया, राजपूत के रूप में प्रदर्शित। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो राजपूत के बारे में और कहानियों को अगर आगे मैं बढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसे जानकारियां हैं, जैसा कि कुछ लोगों का यह मानना है या कुछ ऐसे इतिहासकार यह बताते हैं कि राम की फैमिली, यानी जैसे जो राम के कुल के वंशज थे या राम कुल के वंशज वाले जो योद्धा थे या उनके जो कुल के लोग थे, बाद में चल करके उन्हें सूर्यवंशी राजपूत के रूप में जाना गया, जो सूर्य की पूजा किया करते थे या सूर्य को अपने आराध्य देव के रूप में मानते थे। दूसरे अगर मैं बात कर देता हूं तो कृष्ण फैमिलीज, जो श्री कृष्ण के वंशज के रूप में माने जाते हैं, श्री कृष्ण के जो वंश के रूप में हमारी धरती पे जो व्यक्ति थे या उनके कुल से उनके राजवंश से जो व्यक्तियों का माना जाता है, यहाँ पे उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है, जो अपने आराध्य देव के रूप में अपने कुल देवता के रूप में भगवान चंद्रमा को पूजते हैं, और भगवान सूर्य को पूजा करने वाले राम की फैमिली सूर्यवंशी कहलाती है, और भगवान श्री कृष्ण के कुल से जो जन्म लेने वाले या कुल के जो लोग थे जिन्हें राजपूत के रूप में बाद में जाना गया, तो चंद्रवंशी जो कि भगवान चंद्रमा की पूजा करते थे या जो भगवान चंद्रमा को इष्ट देव के रूप में मानते थे। तो देखते हैं इसी क्रम में हम लोग और भी आगे की डायनेस्टीज को देखते हैं और राजवंशों के बारे में देखते हैं। उसी राजवंश की अगर मैं बात करूँ तो आगे के क्रम में अगर राजवंशों की मैं बात करूँ तो ये गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज, जो कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज कन्नौज पे भी अपने आप को स्थापित करने के लिए, कन्नौज को अपने अधीन करने के लिए त्रिपाठी स्ट्रगल में भी भूमिका निभाया था। गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज के जो फाउंडर हैं वो नागवत फर्स्ट माने जाते हैं, और इन गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज का इन्वेशंस यह माना जाता है कि गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टीज को समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद गजनी को जाना जाता है, और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट किंग्स के हैं वो इम्पोर्टेंट किंग्स में राजा भोज और महेंद्र पालास के रूप में जाना जाता है। राजा भोज। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो गढ़वाल ऑफ द कन्नौज डायनेस्टीज के बारे में, इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट किंग के रूप में गोविंद चंद्र थे और जयचंद। इस दरबार ऑफ कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो ये मोहम्मद गौरी के समय में, पृथ्वीराज चौहान के समय में इनका योगदान माना जाता है, इनका रूलिंग समय माना जाता है। दरबार ऑफ द कन्नौज जो कि तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की गिरफ्तारी में मोहम्मद गौरी को इनवाइट करने के लिए माना जाता है, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और इस गढ़वाल डायनेस्टी के जो किंग जयचंद थे, इनके बीच कुछ मतभेदों को लेकर के स्टोरी है, जो मैं आपको पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की स्टोरी में आपको इसमें शेयर करूंगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर देता हूँ तो सेन डायनेस्टी, तो सेन डायनेस्टी इसके जो इम्पोर्टेंट किंग या इसके जो फाउंडर हैं, विजय सेन इसके फाउंडर है सेन डायनेस्टीज के, और इम्पोर्टेंट जो किंग इस डायनेस्टीज के थे उसमें बालसेन और लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को यह माना जाता है ग्रेट बैरियर के रूप में थे, और उन्होंने सेन डायनेस्टीज को काफी ऊंचाई तक लेके गए और सेन डायनेस्टीज को एक मजबूत किंगडम के रूप में स्थापित करने में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने इस टॉपिक के जितने भी कंटेंट्स हैं इसको फिर से आप पीडीएफ जो दिए गए हैं उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, जिसके इसमें जो हार्डवर्ड है, इसके जो डाउट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करके रखेंगे, और जूम मीटिंग में इस क्वेश्चंस को आप जरूर पूछें।